नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के 48 नगर निकायों में मतों की गिनती आज। झारखंड के शहरी जनता को आज से अपनी सरकार मिलने लगेगी। 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को बैलेट पेपर से हुए चुनाव के बाद शुक्रवार से मतों की गिनती होगी। बता दें 9 नगर निगम, 19 नगर परिषद और 20 नगर पंचायत में हुए चुनाव के लिए राज्य भर में 25 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। सभी जिलों में एक एक मतगणना केंद्र है, जबकि देवघर जिले में देवघर के अलावा मधुपुर में भी मतगणना केंद्र बनाया गया है। महापौर और अध्यक्ष पद के लिए 562, जबकि वार्ड परिषद व पंचायत सदस्य पद के लिए 5562 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों की माने तो 48 नगर निकायों में 63.05% वोटिंग हुई है। सभी मतगणना केंद्र पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना रात 8 बजे तक चलेगी। अगर कोई मतपेटी खुलेगी और निर्धारित समय पूरा हो जाएगा तब भी उस मतपेटी के वोटों की गिनती पूरी होगी। वहीं बची मतपेटी के वोटों की गिनती अगले दिन सुबह 8 बजे से शुरू होगी। बता दें कि मतगणना केंद्र में मतपेटी खुलने के बाद सबसे पहले महापौर या अध्यक्ष के गुलाबी बैलेट पेपर और वार्ड पार्षद या पंचायत सदस्य के सफ़ेद बैलेट पेपर को अलग अलग किया जाएगा। उन्हें 100-100 के बंडल में बांटा जाएगा। इसके बाद पहले सफ़ेद और फिर गुलाबी बैलेट पेपर की गिनती होगी। ओबीसी के छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान सरकार करेगी। झारखंड के पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान राज्य सरकार करेगी। इसके लिए नियमों को शिथिल करने की प्रक्रिया चल रही है। यह जानकारी गुरुवार को विधानसभा में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने JLKM विधायक जयराम महतो के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में दिया है। जब विधायक जयराम महतो ने ओबीसी छात्रवृत्ति के भुगतान नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया तब मंत्री चमरा लिंडा ने कहा है कि 8वीं कक्षा तक की छात्रवृत्ति का कोई मुद्दा नहीं है, उन्हें छात्रवृत्ति मिल रही है। वहीं 9वीं से छात्रवृत्ति देने के लिए केंद्र से राशि मिलने का इंतजार किया जा रहा है। राज्य सरकार इस नियम को शिथिल कर पत्र लिख रही है। विभागीय सचिव को पीत पत्र भी लिखा गया है, जिससे राज्य सरकार वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढ रही है। चाईबासा में बच्चा चोरी, घर के आंगन से बच्चा हुआ गायब। झारखंड में बच्चा चोरी का मामला नहीं थम रहा है। एक के बाद एक बच्चे के अपहरण का खबर सामने आ रही है। इस बार पश्चिमी सिंहभूम जिले से बच्चा चोरी का मामला सामने आया है। बता दें कि खुटपानी गांव से 4 साल के मासूम निर्मल हेम्ब्रम को उसके ही घर के आंगन से अज्ञात लोगों द्वारा चोरी कर लिया गया। बच्चा चोरी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना 24 फरवरी की सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मासूम अपने घर के आंगन में खेल रहा था। जब बच्चे की मां काम पर जाने की तैयारी कर रही थी तभी एक अनजान व्यक्ति घर के आंगन तक प्रवेश किया और बच्चे को खाने का लालच देकर अपने साथ ले गया। जब मां की नज़र आंगनबाड़ी पर आंगन में पड़ी तो मासूम बच्चा गायब था। मां की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हुए और खोजबीन में लग गए। बच्चा चोरी होने की सूचना परिजनों के मुफस्सिल थाना पुलिस को दी गई। मुफस्सिल थाना प्रभारी विनोद कुमार जांच पड़ताल कर रहे हैं। इधर कुछ दिनों से झारखंड के विभिन्न जिलों में बच्चा चोरी की घटनाएं हो रही है। हेमंत सरकार के संरक्षण में चार्टर्ड एयर एम्बुलेंस घोटाला। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मांझी ने कहा है कि एयर एम्बुलेंस सेवा को हेमंत सरकार की बहुप्रचारित योजना के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन हालिया दुखद हवाई हादसे ने इसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा किए हैं। उन्होंने कहा है कि जानकारी मिली है कि एयर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी ने मरीज को 30% से अधिक बर्न इंजरी का हवाला देकर सरकारी सब्सिडी देने से इनकार कर दिया। बाद में उसी मरीज को 5 लाख के बजाय 8 लाख रुपए किराया तय होने पर दिल्ली ले जाने के लिए तैयार हो गए। वहीं बाबूलाल ने कहा है कि राज्य में न जाने कितने ऐसे बहाने बनाकर रोज गरीबों को लूटा जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि हेमंत सरकार कुछ तो शर्म करे। मुख्यमंत्री ढीठ की तरह कमीशन खा रहे हैं, लेकिन कमीशन के लिए गरीब को कर्ज लेना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत चंपाई सोरेन के पोते के अंतिम संस्कार में हुए शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरायकेला खरसावां जिले के जिलिंगगोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पोते वीर सोरेन के असामयिक निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। दिवंगत वीर सोरेन बाबूलाल सोरेन के ज्येष्ठ पुत्र थे। मुख्यमंत्री ने दिवंगत वीर सोरेन के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट की है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, बाबूलाल सोरेन सहित परिवार के अन्य सदस्यों से भेंट कर उन्हें ढांढस बढ़ाया।
मुख्यमंत्री ने मरांगबुरु से प्रार्थना किया है कि वे दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोकग्रस्त परिजनों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू, प्रदेश संगठन महामंत्री करमबीर सिंह भी भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पैतृक आवास पहुंचे हैं। जेएलकेएम नेता की पहल पर श्रमदान से बनी कच्ची सड़क। झारखंड गठन के 26 वर्ष बाद भी जब सरकार ने ग्रामीणों के लिए सड़क नहीं बनाई तो नाखुश ग्रामीणों की टोली ने शुक्रवार को झारखंड लोक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो की अगुवाई में कच्ची सड़क बनाना शुरू किया। मौके पर देवेंद्र नाथ ने कहा है कि रांची जिले के राहे प्रखंड स्थित भोगियागढ़ मुंडा टोली में लगभग 3 पीढ़ियों से सड़क नहीं थी। गांव तक बाइक भी नहीं पहुंच पाती थी। इससे बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं की आवाजाही और मरीजों के इलाज में कठिनाई होती थी। कई ग्रामीण क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने 1 सप्ताह पूर्व ही उन्हें समस्या से अवगत कराया था। इसके बाद महतो ने पहल कराते हुए ग्रामीणों के साथ श्रमदान का आह्वान किया। वहीं सामूहिक प्रयास से मुंडा टोली में कच्ची सड़क का निर्माण पूरा किया गया है। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि यह ग्रामीण एकजुट और श्रमदान की शक्ति का उदाहरण है। झारखंड में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। बाबूलाल मरांडी। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रायसका पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर गुरुवार को लिखा है कि अवैध बालू तस्करी के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान एक बार फिर खनन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। पाकुड़ जिले में जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार चौधरी की ओर से अवैध परिवहन कर रहे बालू लदे 2 ट्रैक्टरों को जब्त किए जाने की कार्रवाई के दौरान दिलवर हुसैन, अब्दुल आहद और कुछ अन्य लोगों ने मारपीट की थी। वहीं पूर्व में भी कई जिले में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर हमले की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। यहां तक कि खनन रोकने पहुंचे अधिकारियों को कुचलने का प्रयास तक किया गया, जो कानूनन व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। यह कोई अकेली घटना नहीं। उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों पर हमला करना स्थानीय माफियाओं के वश की बात नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री की छत्र छाया में अवैध खनन को संचालित करने वाला सिंडिकेट है, जो चाईबासा से लेकर संताल तक और पलामू से लेकर कोल्हान तक सक्रिय है। धान अधिप्राप्ति केंद्र से धान की खरीद नहीं हो रही। वित्तीय वर्ष 26-27 के बजट पर कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए विधायक नवीन जायसवाल ने गुरुवार को सदन में कहा है कि वित्त मंत्री आंकड़ों के खेल में माहिर है और वास्तविक स्थिति छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। लंबा चौड़ा बजट पेश कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 25-26 में 4000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान था, लेकिन मात्र 1445 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। शेष राशि सरेंडर कर दी गई। जब काम ही नहीं होगा तो पैसा खर्च कैसे होगा? यह सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। वहीं जायसवाल ने कहा है कि नगरी प्रखंड में 4 धान अधिप्राप्ति लैब्स केंद्र खोले गए, फिर भी अब तक 20% भी धान की खरीद नहीं हो सकी। गोदाम भरे होने का हवाला देकर खरीद टाली जा रही है, जबकि सरकार 2400 रुपये न्यूनतम मूल्य की बात करती है और किसान 1600 से 1700 रुपये में धान बेचने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार आंकड़ों की जादूगरी दिखाकर जिस बजट को सदन में लाया है, उससे झारखंड के किसानों का भला नहीं हो सकता है। एशिया का सबसे बड़ा बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करेगी सरकार। सदन में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने शुक्रवार को कहा है कि रांची के कांके में एशिया का सबसे बड़ा और एकमात्र स्थापित सरकारी बेकन फैक्ट्री को खोलने का कार्य किया जा रहा है। मंत्री झारखंड विधानसभा में बजट के कटौती प्रस्ताव पर जवाब दे रही थी। उन्होंने कहा है कि कभी देश दुनिया में रैनबैक ब्रांड की पहचान थी। यहां से निर्मित पोर्क, कबाब, सलामी और सॉसेज जैसे उत्पाद नॉर्थ ईस्ट के देशों तक भेजे जाते थे। उन्होंने सदन में विपक्षी सदस्य नवीन जायसवाल की ओर से लाए गए आंकड़ों को भ्रामक बताया। मंत्री ने कहा है कि विभाग ने अब तक 67% राशि खर्च कर ली है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 80 से 90% व्यय का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। मंत्री ने कहा है कि धान खरीदारी के तहत 21,800 किसानों को 10 करोड़ रुपए यूपीआई माध्यम से सीधे भुगतान किए गए। मिलेट मिशन योजना के आंकड़े भी सदन को उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि देसी मांगुर मछली पर कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में कई एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं। झारखंड के किसानों की उपज का नहीं मिल रहा वैल्यू। जयराम महतो। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को झारखंड लोक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम महतो ने कहा है कि राज्य सरकार की नीतियां झारखंड के किसानों के लिए लाभकारी साबित नहीं हो रही। किसानों की उपज का वैल्यू एडिशन नहीं मिल रहा। झारखंड के किसान अपना टमाटर 5 रुपये से लेकर 10 रुपये प्रति किलो बेचने को विवश हैं, जबकि उसी टमाटर से बनी सॉस की कीमत बाजार में हजारों रुपये प्रति किलो है। इसी तरह जब गेहूं, मक्के की कीमत कम और उसी को प्रोसेसिंग कर कॉर्नफ्लेक्स की कीमत
आसमान छू रहा है। हमारे राज्य से किसानों के उत्पाद कच्चा माल दूसरे स्थान पर बेचने से दूसरे राज्यों को ज़्यादा मुनाफा मिलता है। उन्होंने सदन में कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलते हुए कहा है कि झारखंड में किसान खेती कर केवल पेट भर सकते हैं, जीवन स्तर नहीं सुधार सकते। जयराम महतो ने कहा है कि राज्य के अधिकांश किसान मानसून पर निर्भर है और मुख्य रूप से बारिश के मौसम में धान की एक फसल ही ले पाते हैं। सारंडा में सड़क किनारे मिला आईईडी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा क्षेत्र में गुरुवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब छोटा नागरा थाना अंतर्गत मनोहरपुर चाईबासा मुख्य मार्ग पर टोटो गढ़ा के पास सड़क किनारे आईईडी होने की सूचना मिली है। आशंका जताई गई है कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से विस्फोटक लगाया है। सूचना मिलते ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और एहतियातन सुबह करीब 9:30 बजे से मार्ग के दोनों ओर यातायात रोक दिया गया। क्षेत्र की घेराबंदी कर बम निरोधक दस्ते ने सघन तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान टोटा गढ़ा गांव के समीप सड़क किनारे संदिग्ध वस्तु बरामद हुई जिसे आईईडी के रूप में चिन्हित किया गया है। कंटेनर हाईवा के बीच टक्कर में लगी आग। रिंग रोड दुमका स्थित मुफसिल थाना क्षेत्र में एएन कॉलेज के समीप लाइटर लोड कंटेनर और गिट्टी लोड हाईवा के बीच टक्कर के बाद आग लग गई है। घटना में हाईवा के खलासी की जिंदा जलकर मौत हो गई जबकि चालक गंभीर रूप से झुलस गया है। घटना बुधवार रात की है। घायल हाईवा चालक की पहचान बिहार के बांका जिला अंतर्गत बेलहर थाना क्षेत्र के कैलाश पहाड़ी निवासी 30 वर्षीय संतोष कुमार यादव के रूप में की गई। उसे गंभीर अवस्था में फूलो जानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां चिकित्सकों की देखरेख में इलाज जारी है। वहीं मृतक उमेश कुमार बांका जिले के सुइया थाना क्षेत्र के दोना पाथर का निवासी था। गिरिडीह गोलीकांड में एक और गिरफ्तार। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 18 में नगर निगम चुनाव के बाद हुई गोलीबारी की घटना में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने घटना में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया गया। गुरुवार को एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी है। एसपी ने बताया है गिरफ्तार आरोपी की पहचान झिझिरी मुहल्ला निवासी इंद्रदेव श्रीवास्तव के 22 वर्षीय पुत्र हर्ष श्रीवास्तव उर्फ टूसू के रूप में की गई है। सूचना मिली थी कि 23 फरवरी को संपन्न नगरपालिका चुनाव के बाद बूथ संख्या 18/3 से करीब 200 मीटर दूर हुई गोलीबारी में शामिल अभियुक्त किसी सुरक्षित स्थान पर छुपा है और बाहर भागने की फिराक में है। पलामू में होली से पहले 42 लाख मूल्य का शराब जब्त। पलामू उत्पाद विभाग ने पाटन थाना के बसदह में एक मकान में छापेमारी कर 4233.36 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद किया है। इसकी कीमत लगभग 42 लाख रुपए बताई गई है। इस मामले में उत्पाद विभाग ने संतन भुइयां को गिरफ्तार भी किया है। इसके साथ ही रामाशीष भुइयां, पंडुल सिंह, दादा सिंह, उमा सिंह सहित अन्य लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया। उत्पादक अधीक्षक सुजीत कुमार ने बताया है कि उत्पाद विभाग गुप्त सूचना मिली थी कि बसदहा में पक्का मकान में विभिन्न ब्रांड का अवैध शराब रखा गया है। इसी सूचना के बाद उत्पाद विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान रॉयल मेंसमन गोल्ड 750 ml का 150 पेटी रखा गया। वहीं 1350 लीटर रॉयल मेंसन गोल्ड 375 ml का 252 पेटी और रॉयल मेंसन गोल्ड 180 ml का 65 पेटी रखा गया था। प्रोटोकॉल तोड़ सड़क पर उतरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जमशेदपुर दौरा शुक्रवार को उस वक्त बेहद यादगार बन गया जब उन्होंने सुरक्षा के कड़े घेरे और प्रोटोकॉल की परवाह न करते हुए बरीडीह की सड़कों पर आम लोगों के बीच कदम रखा। कदमा के मरीन ड्राइव स्थित श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धर्मार्थ केंद्र के भूमि पूजन के बाद राष्ट्रपति बरीडीह स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज पहुंची थी। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद जब उनका काफिला कॉलेज परिसर से बाहर निकला तो सड़क किनारे तिरंगा लिए खड़ी महिलाओं और बच्चों की भारी भीड़ देख उन्होंने अचानक अपना वाहन रुकवा दिया। राष्ट्रपति को अचानक गाड़ी से उतरता देख वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। सुरक्षा घेरा दरकिनार कर राष्ट्रपति पैदल ही लोगों की ओर चल पड़ी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगन्नाथ मंदिर की रखी आधारशिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को शहर के कदमा मरीन ड्राइव पर श्री श्री जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ आध्यात्मिक धर्मार्थ केंद्र की आधारशिला रखी है। इस अवसर पर उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे।
भूमि पूजन के पश्चात एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जमशेदपुर में प्रभु जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना का यह सबसे उपयुक्त समय है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने भावुक होते हुए कहा कि भगवान जगन्नाथ जल्द ही नहीं आते, उनके आने का लंबा इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि जब रथ यात्रा होती है तो प्रभु झूला झूलते हैं और मधुर गीतों के जरिए भक्तों को रिझाते हुए आते हैं। राष्ट्रपति ने धार्मिक परंपराओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि रांची में नीडाचढ़ मंदिर बनने के बाद वह नीडाचढ़ बिहारी कहलाएं और झारखंड से उनका गहरा नाता जुड़ा है। हजारीबाग में 48,000 गाड़ी मालिकों पर होगा केस। झारखंड के हजारीबाग जिले के परिवहन विभाग में निबंधित छोटे बड़े लगभग 48 या 379 गाड़ियों से विभाग को समय पर रोड टैक्स नहीं मिल रहा। इसमें लगभग 1 अरब से अधिक की राशि गाड़ी मालिकों पर बकाया है। इस पर जिला परिवहन विभाग कार्रवाई के मूड में है। डिफॉल्टरों की सूची तैयार की गई है। 1 सप्ताह के भीतर वाहन स्वामियों से अपने अपने टैक्स की राशि जमा कराने को कहा गया है। समय पर टैक्स की राशि जमा नहीं करने वाले वाहन स्वामियों पर सर्टिफिकेट केस होगा। इसमें पहले वारंट फिर कुर्की की कार्रवाई होगी। बता दें कि डिफॉल्टर की सूची में ट्रक मालिकों के पास 80 करोड़ बकाया है, वहीं बस मालिकों के पास 4 करोड़ बाकी है, वहीं ट्रेलर संचालकों के पास 3 करोड़ बकाया है, जबकि 3 पहिया ऑटो और टोटो के संचालकों में अब तक 30 लाख रुपए मोटर व्हीकल टैक्स जमा नहीं किया है। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 12 अप्रैल को। झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा संयुक्त परीक्षा 2025 के तहत इसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। कार्मिक विभाग द्वारा अधिकतम आयु सीमा की गणना के कट ऑफ डेट में भी संशोधन के बाद आयोग ने गुरुवार को इसकी सूचना प्रकाशित कर दी है। साथ ही आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 9 मार्च शाम 5 बजे तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की तिथि 20 फरवरी को खत्म हो गई थी। बता दें आयोग के अनुसार पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। झारखंड हाई कोर्ट में विभिन्न याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थी भी ऑनलाइन आवेदन निर्धारित तिथि तक कर सकते हैं। छात्रवृत्ति का मुद्दा उठा, भुगतान के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हो। डुमरी विधायक जयराम महतो ने गुरुवार को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ओबीसी छात्रों को अब तक छात्रवृत्ति राशि नहीं मिलने का गंभीर मामला सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति में हो रही देरी से हजारों विद्यार्थी की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। जयराम महतो ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से सरकार से पूछा है कि राज्य सरकार कब तक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। उन्होंने कहा है कि यह केवल वित्तीय विषय नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है। एक बार फिर केंद्र से राशि नहीं मिलने के कारण छात्रवृत्ति भुगतान नहीं होने की बात कही गई। वहीं जवाब में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमन ने कहा है कि केंद्र सरकार से केंद्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण राज्यांश की राशि भी जारी नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया है कि वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार जब तक केंद्रांश की राशि प्राप्त नहीं होती तब तक राज्यांश की निकासी संभव नहीं है। नीदरलैंड से मंगाए गए 8 लाख के नशे की खेप। रांची पुलिस ने नशे के सामान की खरीद बिक्री के मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के नाम कुमार अभिषेक और अविनाश कुमार मिश्रा है। ये लोग सुखदेव नगर इलाके के रहने वाले हैं। सिटी एसपी पारस राणा ने गुरुवार को बताया है कि रांची के युवाओं में इन दिनों विदेशी नशा करने का प्रचलन बढ़ गया है। रांची पुलिस को जानकारी मिली थी कि डार्क वेब के माध्यम से मादक पदार्थ पार्सल के माध्यम से मंगाया गया है और ये मादक पदार्थ ओझा मार्केट के पास डिलीवर होना है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम गठन किया गया। छापेमारी टीम जब ओझा मार्केट के पास पहुंची तो लाल कपड़ा पहना हुआ एक स्कूटी सवार युवा आया। उसने मादक पदार्थ को रिसीव किया और कुछ दूर आगे बढ़ा ही कि पुलिस की टीम उसे रोका और नाम पूछा। इस पर उसने अपना नाम कुमार अभिषेक बताया। इसके बाद उसकी विधिवत तलाशी ली गई तो उसके पास से एक सफ़ेद रंग का लिफाफा भी बरामद हुआ था। पाकिस्तान में छिपा भगोड़ा प्रिंस खान। वासेपुर का भगोड़ा प्रिंस खान पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के संपर्क में है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वह छिपा हुआ है। भारत में आतंक फैलाने के लिए वह पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल कर रहा। खुफिया विभाग को मिली इस सूचना के बाद प्रिंस खान को आतंकवादी भी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। झारखंड पुलिस मुख्यालय केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की मदद से जल्द ही प्रिंस खान को आतंकवादी घोषित कराने की तैयारी में है। बता दें कि धनबाद पुलिस ने आशंका जताई है कि प्रिंस खान और उसके सहयोगी आतंकी संगठनों की मदद से देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। जून 2025 में ही प्रिंस खान का यूएई में वीज़ा समाप्त हो गया था।
खुफिया सूचना है कि वीज़ा समाप्त होने के बाद भी वह महीनों दुबई में इधर उधर पनाह लेते रहा। जब भारत की एजेंसियों का दबाव बढ़ा तो यूएई पुलिस ने प्रिंस की दुबई में खोजबीन शुरू की। इसके बाद वह अवैध रास्तों से पाकिस्तान पहुंच गया है। धन्यवाद।